हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर कवर कर रहे हैं उसमें पार्ट थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लेकर के। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप इसका हिंदी देखें, एक सेकेंड, इसका अगर हिंदी देखा जाए तो इसको कहते हैं मौद्रिक मौद्रिक नीति। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, जनरली मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए यूज जो करता है वो आरबीआई होती है, वो करती है। आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक होती है। जिस तरह के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ द अमेरिका होती है, वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होती है। हम सभी को पता है ये 1934 के आरबीआई एक्ट के द्वारा किया गया। 1949 में इसको जो है कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और ये मेजरली 3 एक्ट होते हैं, उसके हिसाब से काम करती है। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है 1949, और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये मेजर 3 एक्ट होते हैं जिसके द्वारा आरबीआई काम करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और ये क्यों करती है? इन्फ्लुएंस करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी या तरलता, जो पैसों का मार्केट में कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये जो है कि आरबीआई डिसाइड करती है। जनरली आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कैसे पता चलता है कि हमारे मार्केट में कितनी लिक्विडिटी या करेंसी सर्कुलेशन में है। मैं बता रहा हूं, आरबीआई जब प्रिंट करती है, आरबीआई जब प्रिंट करती है नोट, तो उसके पास पूरा डाटा होता है कि हम कितना एक्सपेंडिचर किए हैं, या हमारा मार्केट में बाजार में कितना करेंसी है, कितनी करेंसी। जनरली हम ये भी पढ़े हैं कि 1 रुपए की नोट प्लस कॉइन, चाहे जितने की हो, इसको प्रिंट करने का, जो छापने का अधिकार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इस पे जो साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। दूसरी बात, 1 रुपए से ऊपर की नोट, 2 रुपए या प्लस में जो जाए, ठीक है, उसको प्रिंट करने का जो राइट है वो कौन करता है? आरबीआई करती है। और इस पे जो साइन होता है वो किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। कितना करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीजें आरबीआई के पास डाटा में होता है। कि जैसे मान लीजिए उसने 2000 करोड़ प्रिंट करके भेजा, और उसको पता है कि पहले हमने 25 सालों में, ठीक है, 200 करोड़ रुपए डाल रखे थे। अब इसका और इसका मिला करके कहेगा कि हमारे पास 22 के आसपास है। तो इससे आरबीआई, जैसे मान लिया कि एक कोई इंडिविजुअल भी होगा तो उसके पास कितनी, मतलब कैश या फिर कितनी प्रॉपर्टी है, ये तो सभी को पता होता है ना। तो आरबीआई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसको क्यों नहीं पता चलेगा? इस चीज को लेकर के करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी सोचा जाता है कि जब हम बात करते हैं इसको लेकर के कि कितनी लिक्विडिटी होगी मार्केट में, इस चीज को आरबीआई किस हिसाब से कैलकुलेट करता है? करेंसी या फिर लिक्विडिटी डिटी, या फिर हिंदी में तरलता, जो इकोनॉमिक का टर्म है, तरलता। ठीक है। कितनी मनी मार्केट में है, और ये कितनी होनी भी चाहिए, ये इन्फ्लेशन जिसमें महंगाई बोलते हैं, महंगाई, या फिर डिफ्लेशन, सस्ताई, सस्ता कितना है, मतलब कितनी महंगाई हो रही। और इसका रिलेशन ला करके हम इकोनॉमी
इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों है। और इसी को जो रेगुलेट किया जाता है कितना लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में, जो आरबीआई करती है, इसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बात समझ गए। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, इसके कुछ टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है एक कमेटी है, यहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, इसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी होती है। ये 6 लोगों का मेंबरशिप होता है, 3 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 जो कि आरबीआई से आते हैं। इनके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ हथियार होते हैं, कुछ तरीका होता है जिससे वो इन्फ्लेशन, महंगाई और आर्थिक वृद्धि, ठीक है, जिसको इकोनॉमी ग्रोथ के रूप में देखते हैं हम। बात समझ गए आप। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल है क्या क्या है, अब हम वही पढ़ने चाह रहे हैं। बात समझिए, ठीक है। ये क्या क्या टूल है यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला जो टूल है आपका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, इसको देख लीजिए। ये 2 तरह की जनरली होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। हालांकि जो क्वांटिटेटिव वाली इंस्ट्रूमेंट होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो क्वालिटेटिव की होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो जो क्वांटिटेटिव होती है मात्रात्मक रूप से, इसको मात्रात्मक, एक सेकेंड, यहां मात्रात्मक, ठीक है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका इंस्ट्रूमेंट किया जाए। जैसे क्वांटिटी को मतलब यही हो गया कि कितनी लिक्विडिटी हमारे मार्केट में होनी चाहिए, मार्केट में कितनी चाहिए। तो उसके लिए 4 मेजर टूल हैं। पहला बैंक रेट, दूसरा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तीसरा C ओपन मार्केट ऑपरेशन, चौथा रिजर्व रिक्वायर। तो जो LAF है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, तरलता समझौता व्यवस्था, वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। उसके बाद ओपन मार्केट में जब हम आते हैं तो इसमें जो है कि सिंगल ही होता है, और रिजर्व में होता है CRR और SLR। समझ गए। अब हम आएंगे बैंक रेट। रियली में होता है क्या बैंक रेट। पहला जो क्वांटिटेटिव का है क्या है, इसमें क्या पहला ये देखिए इंटरेस्ट रेट है। द आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, किसको, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो होती है, विदाउट एनी किसी सिक्योरिटी पेपर, जैसे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट, किसी की। और इसका रेट फिक्स किया जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई जो फिक्स करती है, जो आरबीआई बैंकों को लोन देती है तो क्या करते हैं, बैंक रेट, मत क्योंकि बैंक ले रही है, बैंक रेट के। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना कैसे था, तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछता नहीं है, और कि कितना इस महीने में है, क्यों है, कैसे है, तो इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, मैंने बैंक रेट के बारे में फिर से थोड़ा सा मैं आपके डिस्कस करूं। जैसे मान लीजिए SBI है, अब ये गई आरबीआई के पास, कही हमें पैसे चाहिए, तो आरबीआई कहेगी कोई दिक्कत नहीं, कितना चाहिए, तो ये कहेगी हमें जो है कि 500 रुपये चाहिए या 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये कहेगा ठीक है ले लीजिए, और हम आपको इंटरेस्ट रेट पे देंगे कितना, 5%, और बिना किसी सिक्योरिटी के। SBI जाएगी आरबीआई से जो कि पैसे लेकर के आएगी, फिर उसका बिजनेस करेगी। उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, ये मॉनेटरी टूल का ही है। All bankers borrow the money through the repurchase agreement. It comprise 3 sub instrument. अब ये देखिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये बैंक जो होती हैं, जितनी बैंक्स होती हैं, वो बोरो करती है मनी थ्रू द परचेज, ई री परचेज अग्रीमेंट के थ्रू, कि मैं आज दे रही हूँ और कल फिर मैं इसको परचेज करूंगी। जैसे रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म। देखिए बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है,
ये है कि जो बैंक रेट वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन रेपो रेट क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और जनरली ये क्या होता है, रेपो रेट आपका इस पे अगर देखा जाए अगेंस्ट अप्रूवल तो सिक्योरिटी के होता है, ठीक है। इसके बाद अगर और हम आगे बात करें, जो और इंस्ट्रूमेंट है रिवर्स रेपो रेट, आर था और 3R रिवर्स रेपो रेट। इस पे उल्टा हो जाता है, उल्टा ये होता है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक बोरो करती है कहां से, कॉमर्शियल बैंक से। आरबीआई आरबीआई कहां से लेगी, एसबीआई से। एसबीआई में एग्जांपल ले रहा हूं, और भी जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे कहेगी हमें दीजिए और हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, इसको एसबीआई को। तो एसबीआई कहेगी ठीक है, किसी और को देने से अच्छा है हम इसे ले लीजिए और हम हमें हमें आप इंटरेस्ट रेट दे दीजिए 5% 2% जो भी है। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया तब पार्क देर एक्सेस मनी है, ऐसा नहीं है कि घाटे में चल रही है और आरबीआई को जो कि लोन दे, ऐसा नहीं। जब उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे होंगे तब जो है कि वो एसबीआई जो है कि आरबीआई के पास पैसे रखती है, उसको कहते हैं रिवर्स। रिवर्स होता है। जब रेपो रेट की बात करते हैं तो बैंक लेती हैं लोन और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट देती है, लेकिन रिवर्स, रिवर्स आइए, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती फिर उनको इंटरेस्ट रेट देती है। इसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। फैसिलिटी इंट्रोड्यूस 2011 में किया गया, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। और इसकी एलिजिबिलिटी है कि ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैव ए करंट अकाउंट विद आरबीआई अवील एमएस, करंट अकाउंट होते हैं। ये क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं अप टू 2% के हिसाब से, अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के हिसाब से एनडीटीएल के अनुसार रख लेते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें एक आ जाता है ओपन मार्केट। अब क्या है, जो ऑप्शन हमने क्वांटिटेटिव के हिसाब से पढ़ा था, तीसरा ऑप्शन ओपन मार्केट क्या है। तो ओपन मार्केट जो है ये बाय और सेलिंग, क्या, सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ये बाय और सेलिंग जो किया जाता है। तो इसमें यह होता है कि जो मनी सप्लाई होती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अगर मान लीजिए, आगे मैं बताऊंगा शॉर्ट में एक मतलब ग्राफ लेकर के क्या क्या होता है। इसका ये ऑप्शन है कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये सेल करना है, मैं यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो कि सेल करती है और परचेज करती है, ठीक है। जब सेल करना होता है तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली जाएगी और जो है कि लिक्विडिटी आ जाएगी। तो इससे क्या है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा आएगा, एक सेकेंड, जब हम इसको बाई करेंगे तो मार्केट में क्या है, पैसे जाएंगे और लिक्विडिटी बढ़ेगी और इससे क्या डिमांड बनी रहेगी। तो ओपन मार्केट का एक ही गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है उसको बेचना होता है। और इसके बाद हम चलेंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो लास्ट ऑप्शन पढ़े थे हमने, जिसमें CRR SLR पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दो आपको आएंगे, CRR आएगा और उसके बाद SLR। कैश रिजर्व रेशियो होता है जो आरबीआई के पास अपने टाइम डिमांड एंड टाइप लायबिलिटी का कुछ परसेंट रखना पड़ता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को, किसके पास, आरबीआई के पास रखना होता है। सीआरआर का मतलब यह है कि आपका टाइम डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो जो कि श्योर रहे कि नहीं हमारा ये बैंक करप्ट नहीं होगी, वो उसको रखते हैं। इसके बाद ये कैश में होता है, बात समझिए, ये कैश में होता है, जिससे कैश से सीआरआर से पता चलता है कितना होता है। लेकिन एक चीज और है, एसएलआर जो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, जो एसएलआर होता है वो बैंक अपने पास खुद ही रखती हैं पूरे एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, वो अपने पास ही रखती हैं। और ये कैश में नहीं होता, वो तीन फॉर्म में, पहली बात तो कैश रखेंगी, जैसे मतलब ज्यादा कैश नहीं होता है, लेकिन ज्यादा गोल्ड और एसएलआर, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में रखती है। और अदर कंबाइन 3 ऑपरेशन में किया जाता है।
और इसके बाद अगर हम और बात करें आगे चल करके, तो ये जनरली मार्केट में लिक्विडिटी मार्केट के बना रहे उसी के हिसाब से करते हैं। और एक वर्ड और आता है MCLR। MCLR क्या है? मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट होता है। हम यहाँ पे देखिए फिर दिया हो गया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। एक सेकेंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग, MCLR बड़ा। इसको में 2016 में लॉन्च किया गया था अप्रैल में, और मुझे लगता है 2016 में या 17 के IAS में पूछा हुआ था MCLR है क्या। रियल में MCLR ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि RBI का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो बैंक रेट है वो मान लीजिए 10% है। मतलब बैंक ने कहा RBI ने कहा बैंकों से कि आप 10% के हिसाब से आप लेंडर को जो है कि बोरोवर को जो लोन लेने आते हैं उनको जो है कि आप लोन दीजिए। लेकिन कुछ बैंक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 9% पे, 8% पे, 7% पे देती है कि भैया आप हमारे यहाँ ज्यादा आएंगे। जैसे मान लीजिए SBI है और मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, SBI का 10% है, लोग यहाँ जा रहे हैं, और PNB ने कहा भैया हम 8% पे दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाइए, तो चले आएंगे। तो ऐसे क्या, उसके बाद UBI यूनियन बैंक उठी 5% पे कर दी, तो लोग भाग के UBI के पास आ जाएंगे। तो जो RBI है ना, MCLR के अकॉर्डिंग ये बोल दिया कि अब मान लीजिए मैंने 10% बोला है, तो आप और नीचे में देना चाहते हो तो आप 8% से कम कोई भी नहीं दे सकता। बात समझिए, 8% से नीचे कोई नहीं था। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि 1998 के आसपास शायद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लेमन ब्रदर्स बैंक थी, उन्होंने 0% पे लोन देना शुरू कर दिया। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, अलाफलात जितना था वो लेना दे शुरू कर दिया। बाद में ये आया कि लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे रिटर्न करने के लिए। लोगों को पैसे रिटर्न करने के बजाय लोगों ने कहा बैंक से भैया ऐसा ये घर पड़ा हुआ आप बेच करके ले जाइए। अब उसे क्या, लेमन ब्रदर्स जो कि से कोलैप्स हो गई। तो इस चीज को फिर कभी और ना हो हमारे देश कंट्री में, तो इस वजह से 2016 में MCLR लाया गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को लाया गया RBI के द्वारा 2016 में। बात समझ गए? IAS में पूछा गया 2016-17 के प्रीलियम्स में। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे हम करेंगे अब एक एनालिसिस, जो हम बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, ठीक है, CRR, SLR वगैरह के बारे में हमने अभी जो पढ़ा है उसका अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है CRR? अगर हम CRR कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं तो मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को कमजोर करना है और मार्केट में लिक्विडिटी जाते हैं और मार्केट से लिक्विडिटी निकालना। लेकिन जब हम डिक्रीज करते हैं तो इसी का उल्टा हो जाता है। जब SLR को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा यही होता है मार्केट से मनी को, लिक्विडिटी को कम करना होता है। जब डिक्रीज करते हैं तो मतलब मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है। जब रेपो रेट को करते हैं इंक्रीज, जब इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट से लिक्विडिटी निकालना है। जब डिक्रीज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी और जानना है। फिर वही RR का होता है, रिवर्स रेपो रेट का भी, बैंक रेट का भी, ओपन मार्केट का भी यही काम होता है। इसके बाद हम चलेंगे कैश रिजर्व रेशियो वर्सेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के। CRR वर्सेस, यहां पे देख रहे हैं CRR वर्सेस SLR, समझ गए हैं, SLR। अब यहां पे देखिए मैं बता रहा, अब कंपैरिजन करेंगे। अब जो CRR है ये क्या, परसेंटेज ऑफ द टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी पे करता है। लेकिन जब हम SLR की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एक सेकेंड, ये जो कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी पे करता है। यहां पे हम देख लेते हैं CRR SLR किस पे काम करता है, डिमांड टाइम लायबिलिटी पे, और SLR जो काम करता है NDTL पे काम करता है, राइट।
और इसके बाद जो CRR होता है, CRR होता है, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं, वो बैंक के पास रखती हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक RBI के पास रखती हैं एज ये कैश के रूप में। जो SLR होता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ये RBI के पास नहीं, कैश में ही या प्लस गोल्ड में या अदर फॉरेन करेंसी में या अपने पास ही देमसेल्फ रखती हैं। इसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होती हैं वो अर्न करती हैं मनी मेंटेनिंग द SLR, और लेकिन जब CRR की बात आती है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए टूल यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है, बात समझिए। जो क्वालिटेटिव की हम बात करेंगे, क्या क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता, गुणवत्ता, एक सेकेंड गड़बड़ा जा रहा है, क्वालिटी, ठीक है, एक सेकेंड, गुणवत्ता, गुणात्मक। तो इसमें क्या है क्वालिटेटिव में कि हम देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिटेनिंग क्रेडिट, मोरल सस्पेंशंस एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। इतना ये कारगर नहीं होता है जितना हम क्वांटिटेटिव पे बात करते हैं, मात्रात्मक पे बात करते हैं, वो ज्यादा काम करता है बजाय क्वालिटेटिव। ये इतना बात नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद पॉलिसी स्टैंड ऑफ द आरबीआई नोटिंग वगैरह टाइट न्यूट्रल पॉलिसी होती है। मतलब ये क्या होता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बोल सकते हैं आरबीआई ड्यूरिंग द कोविड के सेशन, कोविड के दौरान लिक्विडिटी या मार्केट को किस तरह से मेंटेन किया। उस समय ये बात चल रही थी कि लोगों का रोजगार जा रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग कैसे खाना पीना खाएंगे, उनको हाथ में कैसे लिक्विडिटी दिया जाए। भारत सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी से काम किया, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया। हालांकि सिविल सोसाइटी भी, जो प्रेशर ग्रुप, सामूहिक ग्रुप थे, उन लोगों ने भी फूड प्रोवाइड किया जो पैदल जा रहे थे अपने घर। जब अगर आप देखे हों वीडियो तो क्या नज़ारा था, आप रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग रास्ते में हैं, चलते चलते ट्रेन के पटरियों पे सो गए, वहाँ पे ट्रेन से जो कि कट गए। तो उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि हम पैदल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही हैं। जब ट्रेन नहीं चल रही तो पटरी पे कहाँ से ट्रेन आएंगी, और पटरी पे ही, रेल के ट्रैक पे ही लोग सो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि माल गाड़ी तो चल रही है ना, ठीक है, और वो सोए और सोए ही रह गए। चीज को लेकर के आरबीआई ने जो लॉन्च किया था, मतलब कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो लॉन्च किया था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेटर के रूप में लॉन्च किया था। हालांकि ये अब ये आउटडेटेड हो गया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आरबीआई का हो गया, और भी कुछ इंग्लैंड में क्या किया था, यूरोप की बैंक क्या कर रखी थी, तो ये अलग अलग चीज़ें थी, इनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो लास्ट में हम चलेंगे, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट किया जाता है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके थ्रू किया जाता है। ये 2016 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया बाय अमेंडमेंट ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 अमेंडमेंट किया गया, और 2016 में ही इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का, इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति के रूप में जानते हैं। और इसका एक फ्रेम ऑब्जेक्टिव था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था बाय इंटरेस्ट आरबीआई एडिशनल रिस्पॉन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल टारगेटिंग को करना था। इनका ये था 4% ±2, मतलब मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% इसी के बीच में होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के बोला गया अंटिल 2021 तक समय। लेकिन अभी तक वो टारगेट चल ही रहा है, 5 साल का रखा गया था टारगेट, लेकिन वो टारगेट अभी भी चल ही रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसका कंपोजिशन होता है 6 लोगों का होता है। यहाँ पे देखिए टोटल 6 लोग होते हैं, 3 जो है कि हमारा आरबीआई से आते हैं, और रिमेनिंग जो 3 लोग होते हैं ये जो है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आते हैं। और इसमें ये बात देखिए, इसमें जो नॉट एलिजिबल होते हैं, जो MP MLA जो अगर MLC तो वो
एलिजिबल नहीं होते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट को जो कि अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। जो आरबीआई के 3 लोग हैं उसमें गवर्नर एक होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है और वन जो कि ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई से होता है। आरबीआई के गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। यूपीएससी ने आईएएस के सवाल में भी पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कौन हेड होता है, तो कौन हेड होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक है, ये यूपीएससी आईएएस में सवाल पूछा गया था। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया जाता आरबीआई के द्वारा। यहाँ पे देख से मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट है जो है कि इसको आरबीआई पब्लिश करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है इसको एवरी 6 महीने पे मतलब 1 साल में ये 2 बार पब्लिश किया जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट ऑन द रिस्क स्टेबिलिटी भी किया जाता। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से, और आगे हम ऐसे ही और डिस्कस करेंगे। आगे होगा जो पार्ट हमारा 4th होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, मेजर एक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बाय द आरबीआई। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर पे। और हमारा जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया एक हमने खत्म किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कभी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या अंतर होता है, कौन चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन चलाता है फिजिकल पॉलिसी, राइट। तो ये लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।